हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जेई 45 डेज जर्नी। देखो, आप लोगों को स्ट्रेटजी वाले वीडियोस बहुत सारे मिल जाएंगे अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो, कि 45 दिन में क्या करें, 40 दिन में क्या करें, 30 दिन में क्या करें, 20 दिन में क्या करें, या जेई से पहले क्या करें। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि 45 डेज की जर्नी में आपको जो मेजर पॉइंट्स हैं वो किन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी ये जर्नी सही रहेगी तो आपका जेई में अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे और आपका जो ड्रीम कॉलेज है वो आपको मिल जाएगा। क्लियर। अब इसके लिए आपको मेहनत तो नो डाउट बहुत ज़्यादा ही करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ 45 दिन बचे हुए हैं। लेकिन अगर आपने मेहनत पहले से की हुई है तो उस मेहनत का आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं, लेकिन छोटे छोटे से जो पॉइंट्स हैं उनका ध्यान नहीं रखते और हम एक जगह पे आके एक मार्क्स के साथ जाके रुक जाते हैं कि अब तो सर मेरे 150 से ऊपर ही नहीं बढ़ रहे हैं, 170 से ऊपर ही नहीं बढ़ रहे हैं। तो अब मैं आपकी हेल्प उस जोन में करने वाला हूँ कि आप 150 से 200 कैसे क्रॉस करोगे, अब 170 से 200 230 240 पे कैसे जाओगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो आप सब लोगों का सबसे पहले तो स्वागत है मेरे मैथ्स अभी सेंटर चैनल पर। और अब हम बात करते हैं जेई की 45 डेज की स्ट्रेटजी के बारे में, कि हमें किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाना है। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, सबसे पहला जो काम आपका होने वाला है वो है, सबसे पहला काम आपका गोल सेटिंग एंड प्लानिंग। सबसे पहला काम आपका क्या हो गया? गोल सेटिंग एंड प्लानिंग। आप आज बैठ के ये डिसाइड कर लीजिए, आज के दिन बैठ के, कि आपका गोल क्या है। आप मतलब आप की प्रिपरेशन किस लेवल पे पहुंची है। आपने बोला सर मेरा जो गोल है ना वो जेई मेन के अंदर, मान लेते हैं अभी मुझे 200 मार्क्स का गोल है मेरा, मुझे 200 मार्क्स लेके आने हैं, तो वो सेट कर लो भाई कि मेरा गोल जेई मेन है, मेरा गोल जेई एडवांस है, मेरा जेई मेन में 200 मार्क्स चाहिए मुझे, या फिर मुझे 150 मार्क्स चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये सेट करो। और ये कैसे सेट करोगे आप बोलोगे सर ये मुझे कैसे पता लगेगा? अपनी प्रिपरेशन से पता लगेगा, जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हो उनसे पता लगेगा। 30 चैप्टर जैसे मान लीजिए मैथ्स में आपने बोला कि सर 30 चैप्टर हैं जो मैंने काउंट किए हैं, उस तरीके से। अब 30 चैप्टर जैसे एओडी के 4-5 चैप्टर्स को आपने अलग कर लिया है, ठीक है, इनडेफिनिट डेफिनेट को अलग कर लिया, इस तरीके से आपने सभी चैप्टर्स की लिस्ट बना ली। अब आप देख रहे हो कि यार मेरा तो 85% सिलेबस पूरा हो चुका है, मेरी अच्छी कमांड है, तो फिर आप 200 मार्क्स से ऊपर चाहिए। आपको लगता है यार मेरा तो हुआ ही नहीं है, तो उस पर रहिए। अगर आपको लगता है कि यार मेरा तो जेई जेई का तो पता नहीं, मैं बोर्ड ही कर लेता हूँ, तो बोर्ड पे रहिए फिर। तो जो भी आपका आज प्रिपरेशन लेवल है, आप उस हिसाब से अपना गोल सेट करिए, और फिर उस हिसाब से अपन प्लानिंग करेंगे कि आपका गोल क्या है। अगर आपका 200 का मार्क्स का गोल है तो उस हिसाब से प्लानिंग होगी। अगर आपका जेई एडवांस का गोल है तो उस हिसाब से प्लानिंग होगी। जेई मेन में सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है तो उस हिसाब से प्लानिंग होगी। क्लियर। तो ये हो गया एक तो हमारे पास। अब दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो गोल सेटिंग होगी। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज फोकस पे। देखिए, कहीं ना कहीं बच्चे का ना कोई सब्जेक्ट वीक होता है और कोई ना कोई सब्जेक्ट उसका स्ट्रांग होता है। आपको क्या करना है, जो आपका स्ट्रांग सब्जेक्ट है आज के टाइम पे जैसे मान लीजिए आपका कोई बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, जैसे मैथ्स आपको बहुत अच्छे से आता है, तो आपने बोला सर मैथ्स में तो मैं अच्छे खासे मार्क्स ले आऊंगा, लेकिन मैथ्स का पेपर चलो थोड़ा डिफिकल्ट आता है, लेकिन आपने बोला नहीं नहीं सर मैं मैथ्स में कर लूंगा, मैथ्स में मुझे मालूम है कि मैं 60+ मार्क्स ले आऊंगा। क्लियर। फिजिक्स में पेपर थोड़ा सा पिछले सालों से तो इजी आ रहा है, बाकी तो वो टीचर ही बता पाएंगे। आपको लगता है फिजिक्स में आप 70+ मार्क्स ले आओगे। केमिस्ट्री में आपको लगता है कि आपका थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है और आप 45+40 to 50 की रेंज में ही जा रहे हो। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं तो सिर्फ, ये आपका मैथ्स का हो गया, ये आपका फिजिक्स का हो गया, और ये आपका केमिस्ट्री का हो गया। क्लियर। अब अगर हम बात करें अगर अब अगर हम बात करें तो अब हम क्या बात करेंगे, ये मैथ्स का हो गया, ये फिजिक्स का हो गया, ये केमिस्ट्री का हो गया। क्लियर। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये काम करना है कि अब हमें इसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, इसके अकॉर्डिंग फोकस करना है। आपका मैथ्स अच्छा है, आप बहुत अच्छा कर लिया आपने, आप उसे थोड़ा कम समय दे दीजिए। आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, मानते हैं आपको थोड़ा मजा आता होगा करने में, लेकिन आपका काफी स्ट्रांग हो चुका है, तो आज के टाइम पे थोड़ा सा कम समय दे दो इसको। जो आपके चैप्टर्स अभी नहीं हुए हैं उन्हें कर लीजिए आप फटाफट फटाफट। जैसे मान लीजिए आपका केमिस्ट्री में कोई ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा केमिस्ट्री के अंदर कोई ऐसा चैप्टर है आपका जो अभी नहीं हुआ है, उसको कर लो। सिलेबस छोड़ के नहीं जाना इस एग्जाम में, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इतना आसान आता है आप सोच नहीं सकते उससे। क्लियर। तो आप सबसे पहले इस पर फोकस करिए, केमिस्ट्री पे चले जाइए आप। क्लियर। और इसमें थोड़ा सा समय बढ़ा दीजिए, जैसे अभी आप 2 आवर्स पढ़ते थे यहाँ पे, तो अब आपने बोला इसमें से आपने 30 मिनट्स कम कर दिए, और वो 30 मिनट्स यहाँ पे आपने ऐड कर दिए इस रीजन में। क्लियर। कि मैं 30 मिनट्स में फटाफट फटाफट से आगे के कुछ समय लगा के, और इसमें केमिस्ट्री में 1-2 चैप्टर कंप्लीट कर लेता हूँ इस तरीके से। ओके। फिजिक्स में आपका बहुत अच्छा हो गया, मॉक में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, पर स्ट्रेटजी उसके अकॉर्डिंग बनाइएगा।
आप जब पेपर सॉल्व करो तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले वो जो आपका अच्छा चैप्टर है, जो आपको अच्छे चैप्टर्स हैं, जो अच्छे टॉपिक्स हैं आपके, या फिर अच्छा सब्जेक्ट है, उस हिसाब से जाइएगा आप। क्लियर? तो सब्जेक्ट वाइज आपको इस तरीके से फोकस करना है बच्चों। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे अगले पॉइंट पे, आपको इंटेंसिव स्टडी। भाई ये तो आज के समय पे मतलब अब तो आपकी बेसिक नीड ही यही है, इंटेंसिव स्टडी। मतलब इसमें तो कोई भी वो नहीं है इफ एंड बट, ये तो आपको करनी पड़ेगी। अब इसमें आपको क्या करना है, इसके अंदर आपने आइडेंटिफाई द वीक एरियाज, जो मैं अभी बोल रहा था। सबसे पहले आप अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करिए कि आपका वीक एरिया क्या है। फिजिक्स के अंदर आपका वीक एरिया क्या है, केमिस्ट्री के अंदर आपका वीक एरिया क्या है, मैथ्स के अंदर आपका वीक एरिया क्या है। उन वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करो। कैसे पता लगेगा सर? मॉक टेस्ट देने से पता लगेगा। डेली नहीं देना है, 5 से 6 दिन में एक मॉक टेस्ट दे लीजिए, तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपका कौन सा क्वेश्चन, आप बाइनोमियल का क्वेश्चन बार बार गलत कर रहे हो, आप पीएनसी का क्वेश्चन बार बार गलत कर रहे हो, तो उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए ना, उस पर थोड़ा टाइम दो, क्योंकि अभी तो समय है ना। अब क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आप बार बार सही कर रहे हो तो ठीक है, वो आपका थम्सअप है, लेकिन बाइनोमियल में आपका डाउन है अभी, तो बाइनोमियल को आपको उठाना है। तो जिन जिन चैप्टर्स में आपको लगता है कि आपका वीक एरिया चल रहा है, उनको आइडेंटिफाई करिए, उन्हें रेक्टिफाई करिए। डेली ब्रेकडाउन, डेली ब्रेकडाउन, आप अपनी स्टडी का ब्रेकडाउन करिए भाई डेली। आज के टाइम पे आपको फिजिक्स में कितना समय देना है, आपको केमिस्ट्री के अंदर कितना समय देना है, आपको मैथ्स के अंदर कितना समय देना है, आपने कितना कर लिया, आप अपने हिसाब से इसमें लगाइए समय। क्लियर? तो इसमें किस तरीके से काम होगा आपका, इसमें आपका जैसे फिजिक्स का हो गया, आपका आपने फिजिक्स कर लिया, केमिस्ट्री का ब्रेकडाउन कर लिया आपने, केमिस्ट्री का ब्रेकडाउन कर लिया आपने, मैथ्स का ब्रेकडाउन कर लिया आपने। आप डेली ब्रेकडाउन करिए कि सर ये मेरा काम है, ये मुझे कंप्लीट करना है। फिजिक्स का ये काम करना था, फिजिक्स में चैप्टर वाइज रिवीजन करना था मुझे, चैप्टर वाइज पेपर सॉल्व करने थे, केमिस्ट्री में करना था, मैथ्स में करना था, जो जो रह गया है वो सब कंप्लीट करना है मुझे। मैथ्स में मेरा 3D से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मेरा 3D का ये पार्ट नहीं हुआ है, वो करना है। कुछ जो रिड्यूस सिलेबस चला गया उसके भी कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, क्योंकि वो भी एग्जाम में आ सकते हैं, किसी दूसरे तरीके से पूछ सकता है उनको। क्लियर? उस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग। आजकल ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ मतलब जो भी बच्चे इस तरह की गलतियां बड़ी करते हैं, वो थ्योरी थ्योरी पढ़ के चले जाते हैं। देखो थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आप किसी के भी नोट्स पढ़ लो, किसी के भी, मेरे या किसी भी टीचर के नोट्स पढ़ लो आप, आपको नोट्स के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करने ही पड़ेंगे। आप प्रॉब्लम सॉल्व करिए, जब तक आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपका काम नहीं होगा। आप एटलीस्ट सबसे पहले जो क्लास प्रॉब्लम है, अगर आपके पास समय नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप जेईई मेन क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो आप क्लासरूम के प्रॉब्लम सॉल्व करिए जो क्लासरूम में सर ने कराए हैं, उसके बाद आप पीवाईक्यू सॉल्व करिए। लेकिन आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे, सिर्फ ऐसे ऐसे रट्टा मार करने से काम नहीं चलेगा कि ये पढ़ लिया। क्लियर? जो भी आपके टिप्स एंड टेक्निक्स हैं, अगर आप मुझसे पढ़े हो तो मैंने बहुत सारी बीएसनेस बताई हैं, अपने चैनल पर भी डाल रखी हैं, तो वो आपको एक बार रिवाइज करनी है कि अगर उसका क्वेश्चन आ जाएगा तो किस तरीके से मैं जल्दी सॉल्व करूंगा। तो वो सारी चीजें आपको रिवाइज करनी पड़ेंगी, प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेंगी डेली के। आज का वो समय है मेरे भाई कि आपको करीबन करीबन 50 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट, 50 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट लगाने पड़ेंगे। अब काम नहीं चलेगा जब तक आप 50 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट नहीं लगाओगे पर डे, नहीं काम चलेगा भाई, नहीं काम चलेगा। सॉल्व करो, ठीक है? बाकी सारी चीजें छोड़ दो, डिस्ट्रैक्शन छोड़ दो, सोशल मीडिया छोड़ दो कुछ दिन के लिए, ठीक है? बाकी कोई और चक्कर है इधर उधर का, सोना बाबू मोना वाला, वो भी छोड़ दो कुछ दिन के लिए। आप 50 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट सॉल्व करिए, मिनिमम बता रहा हूं आपको, मिनिमम, ठीक है? अलोंग विद डेली रिवीजन, कि जो भी आप पढ़ रहे हो, क्लास नोट्स पढ़ रहे हो या जो भी है। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट हमारा जो आता है टॉपिक, ये हो गया मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस। बच्चे टेस्ट देते हैं लेकिन एनालिसिस नहीं करते हैं। मैंने कितनी बार देखा है, कितनी बार समझाया है बच्चों को कि आप टेस्ट दोगे विदाउट एनालिसिस, टेस्ट डे आपका बेकार है, वो बेकार है। अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे, अगर आप उसे डिस्कस नहीं करोगे अपने टीचर के साथ, तो वो टेस्ट डे आपका बेकार हो गया। आप कोई भी ऐसा टेस्ट मत दीजिए जिसके लिए आपको इंतजार करना पड़े 7 से 8 दिन के सॉल्यूशन के लिए, या फिर बहुत दिन तक। क्लियर? या फिर उसकी आंसर की ना मिले आपको, ऐसे टेस्ट मत दीजिए आप आज के टाइम पे। आपको टेस्ट देना है, उसकी तुरंत उसके बाद उसी सेम डे में एनालिसिस करनी है। अगर आप मॉक देते हो, मॉक विदाउट मॉक टेस्ट, ठीक है, विदाउट एनालिसिस बेस्ड है। मॉक टेस्ट विदाउट एनालिसिस नहीं देना है, मॉक टेस्ट विदाउट एनालिसिस, विदाउट एनालिसिस तो आपको जाना ही नहीं है, वो तो फिर बेकार हो गया, जाना ही नहीं है विदाउट एनालिसिस तो आपको। आप मॉक टेस्ट दीजिए। कैसे मॉक टेस्ट दीजिए? इनका आपको सॉल्यूशन चाहिए, आपके पास इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, आपके पास इसका
जो भी आपके पास मॉक टेस्ट है उसकी आपके पास सॉल्यूशन, आंसर की, सब कुछ होना चाहिए, एटलीस्ट आंसर की तो आपको मिल ही जाए, ठीक है। और डिस्कशन बहुत जरूरी है, अपने टीचर के साथ डिस्कस करिए उसको, डिस्कशन बहुत जरूरी है कि सर मैंने इस तरीके से किया है, क्या गलतियां हुई हैं। आप एनालिसिस में कौन कौन से पैरामीटर आते हैं आपके, जब आप एनालिसिस करते हो तो इसमें आपके पैरामीटर आते हैं कि जो रॉन्ग क्वेश्चंस हुए हैं, क्यों हुए मेरे रॉन्ग क्वेश्चंस की एनालिसिस करिए कि आखिर मेरी गलतियां क्यों हो रही हैं, ठीक है ना, रॉन्ग क्वेश्चंस मेरे क्यों हो रहे हैं, इसकी एनालिसिस करिए आप। आपके जो स्किप्ड क्वेश्चन है, आप छोड़ रहे हो जिन क्वेश्चंस को, स्किप्ड क्वेश्चंस, उनकी एनालिसिस करिए। अगर आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपके क्वेश्चंस क्यों छूट रहे हैं, भाई आपके पास टाइम मैनेजमेंट एक बड़ा फैक्टर है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो स्टूडेंट फेस करता है फ्रॉम द डे ऑफ स्टार्टिंग, जेई प्रिपरेशन की स्टार्टिंग से लेके द एंड डे तक, इवन इन जेई, कि वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता, टाइम को मैनेज नहीं कर पाता, वो ये नहीं समझ पाता कि मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कहाँ, एक ही क्वेश्चन में 8-8 मिनट लगा देता है, 10-10 मिनट लगा देता है, सॉल्व करके खुश भी हो रहा होता है। भाई उस समय पे तो 3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, 10 मिनट तूने एक क्वेश्चन में लगाए, 4 नंबर मिले, ठीक है। वहीं 10 मिनट के अंदर तूने 3 क्वेश्चन किए, कितने मिले, 12 नंबर मिले। 12 नंबर का मतलब समझ रहे हो आप जेई के अंदर कितना होता है। तो आपको इस तरीके से एनालिसिस कर, इस तरीके से आपको जाना है और ये आपको मिलेगा एनालिसिस करने से। आप कोई भी ऐसा मॉक टेस्ट मत दीजिए, मैं हाईली 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 रिकमेंड कर रहा हूँ आज के टाइम पे कि विदाउट सॉल्यूशन, विदाउट डिस्कशन, विदाउट आंसर की आप कोई भी पेपर मत दीजिए। ऐसा पेपर आपके पास उसका सॉल्यूशन होना ही चाहिए, ताकि आप देख सको कि आपने क्या गलतियां की, फटाफट से रेक्टिफाई हो जाएगा। अच्छा इसमें तो मैंने कॉन्सेप्ट गलत लगाया है, क्लियर, इसमें तो अच्छा, इसमें तो मेरी सिली मिस्टेक हो गई। फिर आप आइडेंटिफाई करिए कि कौन सी मिस्टेक आपसे बहुत ज्यादा हो रही है रॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि अगर आप 150 मार्क्स पे हो और आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो रहा है, आप बोलते हो कि सर मैं 150 मार्क्स पर हूं और मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो रहा है कि मैं किस तरीके से इसको 180 या 200 तक लेके जाऊं, तो उसका सिर्फ एक ही सबसे आसान तरीका है, आप पेपर की एनालिसिस करो, रॉन्ग क्वेश्चंस को कम कर दो। आपकी जो एक्यूरेसी है वो 100% आनी चाहिए। आपका, आप जो भी क्वेश्चन करोगे 1 टाइम में करेक्ट ही करोगे। इस तरह की एक्यूरेसी अगर आप लेके आओगे, आपके जेई के सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा बच्चों, कोई भी, क्लियर। तो आपको इस तरीके से बनना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये तो हो गई एनालिसिस, ठीक है। अब हम जैसे बात करें यहाँ पे नेक्स्ट, मॉक टेस्ट एनालिसिस वाला हो गया हमारा सीन। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या है भाई हमारा, ठीक है, ओके। तो बाकी इन सब चीजों का भी बस आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, कि आपकी एनालिसिस डेली होती रहे। अच्छा ये तो हो गया हमारा मॉक टेस्ट। R3, R³ का इंपॉर्टेंस, ओ भाई ये तो बहुत जबरदस्त है। R3, R³ का इंपॉर्टेंस क्या है, R³ है क्या, R³ का मतलब होता है, ये देखो, ये कोई भी कंपटीशन हो, R³ का एक अपना ही इंपॉर्टेंस है, ठीक है। विदाउट R³ आप मतलब उस हाइट तक नहीं पहुंच सकते जहां तक आपको पहुंचना चाहिए। सबसे पहला है आपका रिलैक्स रहिए, ठीक है, रिलैक्स रहिए भाई, रिलैक्स, ठीक है। आप जो भी एग्जाम दे रहे हो उसके लिए आप रिलैक्स रहें, बहुत ज्यादा टेंशन ना करें, ठीक है। आप हो गए रिलैक्स, पहला आर का मतलब ये हो गया। अब हम बात करते हैं आपके पास दूसरा क्या हो जाएगा, ओके। तो आप रिलैक्स हो गए, उसके बाद आपका दूसरा होता है रिवाइज, रिवाइज करना है आपको, ठीक है ना। रिलैक्स रहना है, रिलैक्स मतलब मेंटली रिलैक्स रहना है, ऐसा नहीं जाके पड़ गए, उसकी भी जरूरत है, लेकिन आपको क्या है, रिवाइज करना है दूसरा, ठीक है। तो आपको दूसरा आर क्या है आपके पास, दूसरा आर है आपको रिवाइज करना है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट इज रिलैक्स हो गया फर्स्ट, दूसरा हो गया रिवाइज, रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विदाउट रिवीजन आप उस रैंक की उम्मीद नहीं कर सकते जो आपकी आ सकती है। रिवीजन का बड़ा ही बहुत बड़ा योगदान होता है एक अच्छी रैंक के लिए। तो रिवीजन नेसेसरी है, रिलैक्स रहना है आपको, रिलैक्स मतलब मेंटली रिलैक्स रहना है, इस तरीके से नहीं सोचना कि यार पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे। जो बच्चे मेंटली रिलैक्स होते हैं, जिन्हें अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है, वो पेपर को फोड़ देते हैं। रिलैक्स रहना है, रिवाइज करना है और रेस्ट भी करना है। कई बार मैंने देखा है बच्चों का टाइम टेबल बड़ा ही अजीब सा होता है, सो ही नहीं रहे हैं, रेस्ट नहीं कर रहे हैं। आपके पास समय की कमी है क्या, आप आज के टाइम पे 12 आवर्स तो निकाल ही सकते हो ना पढ़ाई के लिए, 12 to 15 आवर्स निकालिए आप पर डे, 12 to 15 आवर्स पर डे निकालिए आप। और इतना निकालने में क्या प्रॉब्लम है भाई आपको,
भाई स्कूल आप जाते नहीं होंगे इस टाइम पे, एक आध दिन जाते हो, उस दिन को हटा देते हैं, लेकिन ज्यादातर केस में आपका अभी क्योंकि कुछ दिनों के बाद शुरू होंगे वो तो, लेकिन अभी ऑलमोस्ट आपका सिलेबस पूरा हो गया, 75% आपके पूरे हो गए हैं, तो स्कूल की तरफ से उतना आपके पास प्रेशर नहीं है, वो लोग स्कूल वाले भी सपोर्ट करने लग जाते हैं, ठीक है। आपकी कोचिंग्स में सिलेबस पूरा हो चुका है, आप उसमें भी रिवाइज कर रहे हो, तो 12 to 15 आवर्स तो आप पर डे के निकालिए, बाकी के आप 8 घंटे रेस्ट, 8 घंटे की स्लीप लीजिए, स्लीप रेस्ट करिए, आपको सोना है 8 मत सोइए, थोड़ा ज्यादा हो गया ये, 8 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा आज के टाइम पे, ठीक है, वो तो मैंने इसी ले लिया, 6 ले लिया, 6 आवर्स का स्लीप ले लीजिए आप, 6 आवर्स का आपका स्लीप हो गया भाई, 6 आवर्स का आपका स्लीप हो गया, 6 घंटे आप सो जाइए, क्लियर, 12 घंटे आप पढ़ लीजिए, 12 और 6 18 हो गए आपके पास, अभी भी आपके पास बहुत सारा समय बचा हुआ है, क्लियर, जिस दिन क्लास है उस दिन कोई बात नहीं, थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन रिलैक्स रहिए, माइंड से रिलैक्स रहिए, रिलैक्स माइंड से रिलैक्स रहिए, ठीक है ना, रिवीजन करिए अपने कॉन्सेप्ट का, और रेस्ट लीजिए, प्रॉपर रेस्ट लीजिए। आप अगर अपने आप हेल्थ को ध्यान नहीं दोगे इस टाइम पे, अगर आप हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज करने लग जाओगे, आप किसी भी रैंडम टाइम पे पढ़ोगे, रैंडम टाइम पे सोने लग जाओगे, गड़बड़ हो जाएगी। आप कोशिश करिए जिस टाइम पे जेई मेन के 2 स्लॉट हैं, जो मॉर्निंग और इवनिंग वाले, उस टाइम पे आपका ब्रेन जो है वो एक्टिवली काम करे, ऐसा ना हो कि आप सुबह तक पढ़ते हो फिर दिन में सोते हो और आपका पेपर आ जाए, आपकी बॉडी तो प्रेजेंट रहे लेकिन माइंड, ठीक है, माइंड जो है वो एक्टिवली काम ना करे, क्योंकि अगर इस पेपर को आपको बहुत अच्छे तरीके से निकालना है तो कुछ क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से आते हैं कि वो आप तभी कर पाओगे जब आपका जो माइंड है वो फ्रेश रहेगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, क्लियर। चलिए, तो आर क्यूब का आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ गया कि आर क्यूब क्या है। अब हम बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट, एक सेकेंड, ठीक है, अब हम बात करते हैं आर क्यूब के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है अवॉइड प्रोकास्टिनेशन, ये तो लाइफ में भी आगे भी काम आता है, अवॉइड प्रोकास्टिनेशन। अगर आप, मतलब आपके अंदर टालम टोल वाली आदत है, प्रोकास्टिनेशन, अगर आप चीजों को टाल देते हो, आज से नहीं, मैं कल से रिवाइज करूंगा, आज तो सर वेडनेसडे, मुझे थर्सडे से मैं रिवाइज करूंगा, आज सर संडे, आज तो मैं रेस्ट कर लेता हूँ, मंडे से रिवाइज करूंगा, आज मैं केमिस्ट्री छोड़ देता हूँ, आज मैं फिजिक्स छोड़ देता हूँ, आज मैं मैथ्स नहीं करता, आज मेरा मूड नहीं है, इस तरह के जितने भी बहाने हैं जो कि आपकी आदत है चीज़ों को टालने की एक लंबे समय तक, कि आप नहीं करता, मैं कल से करूंगा, मैं 10 बजे नहीं पढ़ता, मैं 10:30 से पढ़ूंगा, थोड़ी देर दोस्त से बात कर लेता हूँ उसके बाद पढ़ूंगा, ये इन आदतों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, अवॉइड प्रोकास्टिनेशन, टालम टोल की जो आदत है आपकी उसको आपको हटाना पड़ेगा। ये आदत जेई तो छोड़ो, आप किसी भी चीज में कामयाब नहीं होने देती है। अगर आपको किसी भी चीज में जीवन में आगे भी, जब आप आईआईटी में जाओगे, आईआईटीएन बनोगे, या आगे किसी भी काम में जाओगे, अगर आपके अंदर ये वाली आदत है, प्रोकास्टिनेशन वाली, टालम टोल वाली आदत है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे भाई। तो स्टूडेंट का मतलब ये होता है कि वो उन सारी चीजों को सीख के जाए जो जीवन में उसके आगे काम आने वाली है। विद्यार्थी जीवन का मतलब ही यही है, और एक शिक्षक होने के नाते मेरा भी यही कर्तव्य है कि मैं आपको ये सारी चीजें सिखाऊं, क्लियर। तो आपको ये प्रोकास्टिनेशन नहीं बनना है, मतलब टालम टोल वाली आदत नहीं लेके आनी है। सेकंड पॉइंट इज हेल्दी लाइफस्टाइल, इसके बारे में मैं पहले भी बोल चुका हूँ, हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड का संकेत होता है। अगर आपकी बॉडी हेल्दी है, आप एनर्जी है आपके अंदर काम करने की, तो आप पढ़ भी लोगे, कम समय में ज़्यादा आउटपुट भी निकाल लोगे। तो थोड़ा बहुत 40-45 मिनट का कोई आउटडोर गेम खेलिए, गेम खेलने का मतलब जैसे बैडमिंटन हो गया, ऐसा नहीं पार्क में जाके गेम खेल रहे हैं, आउटडोर गेम खेलने का मतलब हो गया कि आप जाके बाहर बैडमिंटन के लिए, थोड़ा सा बॉडी अगर आपकी एक्टिव रहेगी ना, बॉडी एक्टिव रहेगी तो माइंड अच्छे से काम करता है और आप ज्यादा आउटपुट निकाल पाओगे। अदरवाइज डल डल फील करोगे, अगर इस उम्र में भी डल डल फील करोगे तो कैसे काम चलेगा। ओके, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, इस समय पे सबसे जरूरी चीज जो है वो है आपका खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस। अगर आप लास्ट टाइम पर, अगर कोई बच्चा आखिरी के समय पर अगर अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दे तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। आपको खुद से खुद को ये भरोसा दिलाना है कि मैं कर सकता हूं, मैंने 2 साल मेहनत की है, मैंने बहुत तैयारी की है और मैं कर लूंगा, ठीक है। अलोंग विद द स्टडी, पढ़ाई के साथ करना ही, ऐसा नहीं बस बैठे हुए हैं, नहीं नहीं मैं तो कर लूंगा, मैं सर ने बोला था कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, शीशे के सामने खड़े होकर 1 घंटे करना, नहीं नहीं। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि आपको खुद को ये बात, मतलब कितना समय लगेगा, 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट बोलो नहीं नहीं मेरा हो जाएगा, सब सही है और मैं अच्छा कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, आज मैंने 50 क्वेश्चन किए, कल मैं 60 क्वेश्चन करूंगा। वो आपका एक्शन में दिखना चाहिए, एक्शन, पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है ना, पॉजिटिव एटीट्यूड आपका पॉजिटिव एक्शन के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड है, एक्शन कुछ है नहीं, बस पड़े हुए हैं, मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, नेट चला रहे हैं,
आपका इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं फटाफट फटाफट, उससे नहीं। आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। आज मैंने 50 क्वेश्चन किए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी मेरे मैथ्स में 60 मार्क्स आ रहे हैं, मैं 70 मार्क्स लेके आऊंगा, कोई बात नहीं है, मैं अच्छा कर रहा हूँ। इस तरीके से कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करिए, ना कि सिर्फ ख्यालों में। ख्यालों के साथ साथ आपके एग्जाम मतलब वो दिखना चाहिए ग्राउंड पे कि हाँ भाई आप कर रहे हो काम, आप मेहनत कर रहे हो। क्लियर? बस ऐसा नहीं कि मुझसे तो हो नहीं पाएगा, मैंने तो आज 5 घंटे पढ़ाई की, मेरा कुछ नहीं हुआ, पता नहीं कैसे होगा, ये सब नहीं चलेगा। क्लियर? अगर आपने 5 घंटे पढ़ाई की है तो उस पर ट्रस्ट रखिए कि आपने जो पढ़ा है वो एग्जाम में आएगा, और कल आप 5 की जगह 6 घंटे भी पढ़ेंगे। क्लियर? तो ये वाली चीज हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट टेक्निक, यानी कि सिमुलेट एग्जाम टाइमिंग ड्यूरिंग द रिवीजन। ये अब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है बच्चों। सिमुलेट एग्जाम टाइमिंग ड्यूरिंग द रिवीजन, जब आप रिवाइज कर रहे हो, इस पे मैं सबसे ज्यादा मतलब फोर्सफुली आपको ये बात बोलना चाहूंगा कि प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट। ठीक है? टाइम मैनेजमेंट का मतलब टाइम बाउंड होकर पढ़ाई करिए, आप रिवीजन को सिमुलेट करिए एग्जाम की तरह। जैसे मान लीजिए आपने केमिस्ट्री उठाई, आपने बोला कि सर केमिस्ट्री के अंदर 30 क्वेश्चन, मुझे 25 क्वेश्चन रिवाइज करने हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं 25 क्वेश्चंस आपको रिवाइज करने हैं बच्चों केमिस्ट्री के अंदर, या मैथ्स के अंदर ले लेते हैं, हम मैथ्स वाले टीचर हैं तो मैथ्स की बात कर लेते हैं। जैसे आपने बोला सर मैथ्स के अंदर मुझे 25 क्वेश्चंस रिवाइज करने थे, तो आपने क्या किया, टाइम लगा दिया। एक टाइम कैसे लगा दिया आपने? आपने बोला कि ये 25 क्वेश्चंस जो मैंने मैथ्स में लिए हैं, इसमें मैं 1 आवर देता हूं, विदाउट चेकिंग कि मेरे क्या सही हो रहा है क्या नहीं। मतलब सेम एग्जाम में जैसे देते हो, एग्जाम में 25 क्वेश्चन आते हैं, आप सॉल्व करते हो, टिक करते हो, निकलते हो, सही होता है तो ओके, नहीं तो फिर एफर्ट डालते हो। आप उसी तरीके से करिए। आपका एम क्या होना चाहिए? स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। आपका स्कोर स्कोर मैक्सिमम मार्क्स, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स, इसके अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को स्कोर करना है। ठीक है? 1 आवर के अंदर 25 क्वेश्चन है, आपको 25 के 25 ट्राई करने हैं, 24 ट्राई करने हैं। आपको स्कोर ज्यादा करना है, नेगेटिव मार्किंग लेस करनी है, स्किप्ड क्वेश्चन बहुत कम होने चाहिए आपके। उस तरीके से सेम रिवीजन वाले फॉर्म में, और एक समय के बाद इसको 3 आवर्स तक लेके जाइए। मैथ्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स तीनों को एक साथ करिए आप। क्लियर? और अगर आप नहीं कर पा रहे हो अभी तो कोई बात नहीं, 1 आवर के छोटे छोटे स्लॉट ले लीजिए, 15 मिनट का गैप रखिए, फिर स्टार्ट करिए केमिस्ट्री, फिर 15 मिनट का स्लॉट रखिए, फिर फिजिक्स से स्टार्ट करिए। क्लियर? इस तरीके से सॉल्व करिए, तो उससे क्या है, आपको ना आइडिया लग जाएगा कि आपकी वीकनेस क्या है। और अगर आप प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वट एवर यू प्रैक्टिस, ये वाली कहानी है ना, जो भी आप प्रैक्टिस करते हो उसमें आप परफेक्ट हो जाते हो। अगर आपने 1 आवर में 25 क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस कर ली, तो एग्जाम में भी आप 25 क्वेश्चन कर दोगे भाई आराम से। मतलब आप मतलब उसके आप उसमें एक्सपर्ट हो। आप जैसे ही आपको वो काम मिलता है फटाफट करने लग जाते हो। आपका रिफ्लेक्स एक्शन बहुत तेज है। ठीक है? आपका माइंड तुरंत एक्टिव हो जाता है कि अब मुझे 1 आवर के अंदर इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं फटाफट। आपको आइडिया लग जाएगा 10 मिनट वाला क्वेश्चन है उसको छोड़ना है, 10 मिनट में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है आपके जेई के एग्जाम में, जेई मेन हो या जेई एडवांस वाला एग्जाम। ठीक है बच्चों? अब जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट अगर मैं आपसे बोलता हूं, अब नेक्स्ट कहानी हमारी गेट इन टच विद योर मेंटर एंड फैकल्टीज। क्लियर? ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। सिलेबस खत्म होने के बाद कुछ बच्चे अपने हिसाब से करने लग जाते हैं। बहुत कम ऐसे बच्चे हैं, अगर आप परसेंट निकालोगे तो 1-2% बच्चे ही ऐसे होते हैं जो कि अगर अपने आप से करते हैं। जैसे मान लीजिए अक्टूबर या नवंबर है, तो अक्टूबर या नवंबर में आपका सिलेबस खत्म हो गया और आपने बोला कि अब मैं खुद से कर लूंगा। अक्टूबर का मंथ चल रहा है, आपने बोला अब मैं खुद से कर सकता हूँ, तो अक्टूबर स्लैश नवंबर लिख लेते हैं। ठीक है? स्लैश नवंबर, अक्टूबर नवंबर आपने सोचा अब मैं खुद से कर लूंगा, मुझे सर की जरूरत नहीं है, तो आप करने लग गए। अब भाई पता ही नहीं, कुछ बच्चे नवंबर में बुक्स कर रहे हैं यार, कुछ बच्चे नवंबर में, नवंबर मंथ जो है, जनवरी में आपका पेपर है, आप नवंबर में बुक लगाना स्टार्ट करोगे? नहीं 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 नहीं। आप नवंबर में क्या करना है, कैसे करना है, आप अपने टीचर से, आप अपने फैकल्टी, जो भी आपका रिस्पेक्टिव फैकल्टी है सब्जेक्ट का, उससे जाके पूछिए ना, अपने मेंटर से पूछिए जो आपको गाइड करते आ रहे हैं पिछले 2 साल से, जिन्होंने आपको गाइड किया है, उनसे जाके बात करिए। आप उनके टच में रहिए, उनसे दूर मत भागिए, उन्हें अपनी स्ट्रेटजी शेयर करिए कि सर मेरी ये स्ट्रेटजी है। हो सकता है आपने बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई स्ट्रेटजी बनाई हो, तो लेकिन फिर भी आप उसे शेयर तो करिए ना। अगर आप शेयर करेंगे तो आपके जो टीचर हैं वो आपको बता देंगे अगर उसमें कोई कमी होगी, क्योंकि हम लोग पिछले 9-10 साल से पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग 20-20 साल से पढ़ा रहे हैं, तो उनको इस फील्ड का मतलब क्या बोलते हैं, इन डेप्थ बहुत तगड़ी नॉलेज है कि इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है। तो जब आप हमसे शेयर करेंगे, टीचर से मतलब शेयर करेंगे जाके, तो आपको
आपको भी आइडिया लग जाएगा इसमें क्या प्रॉब्लम है या ये परफेक्ट है क्या। अगर परफेक्ट है तो सर ओके कर देंगे, अदरवाइज आपको बता देंगे बेटा ऐसे मत करो, ऐसे कर लो, ये बुक करने का समय नहीं है, ये वाले पीवाईक्यू कर लो, पीवाईक्यू पूरे नहीं कर सकते हो, जेई एडवांस के इंटीजर टाइप कर लो या जेई एडवांस के सिर्फ सिंगल करेक्ट कर लो, वगैरह वगैरह जो भी स्ट्रेटजी रही होगी उनकी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। क्लियर। तो उसके लिए आपको टीचर के टच में रहना है भाई, सिर्फ जेई मेन तक आप टीचर के टच में रह लीजिए, क्योंकि मैंने देखा है जो बच्चे सिर्फ सिलेबस करके चले जाते हैं, बेशक वो क्लासरूम में कितने भी अच्छे क्यों ना रहे हों, और टीचर से जैसे ही कॉन्टेक्ट छूटता है उनका, तो हमें उम्मीद होती है कि ये बच्चा बहुत अच्छी रैंक लाएगा, अंडर 1000 लेके आएगा, अंडर 500 लेके आएगा, लेकिन वो बच्चे लेके नहीं आ पाते, उनकी 4-4 5-5 6-6 हजार 8-8 हजार तक रैंक आती है। तो आपका टीचर के कांटेक्ट में रहना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे, जब आपका पेपर बहुत नजदीक आने वाला है, क्योंकि कई बार आप डीमोटिवेट होते हो, कई बार आपको समझ में नहीं आता है कैसे करें, कई बार आप परेशान हो जाते हो, तो उस समय पे फैकल्टीज आपकी मदद करते हैं। क्लियर। तो गुरु का वैसे काम भी यही होता है, टीचर का तो काम भी यही है कि इस तरीके से हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो इतनी सारी बातें बच्चों आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है, जो भी हो सकता था मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने की। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। बाकी आप सब लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे हमेशा मिलता ही रहता है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको थैंक यू बोलता हूँ। एंड आपकी प्रिपरेशन के लिए और 45 डेज की इस जर्नी के लिए आपको ऑल द बेस्ट बोलता हूँ, आपके एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट बोलता हूँ। ईश्वर आपकी पूरी पूरी मदद करें, ईश्वर आपको कामयाबी तक लेके जाएं, पूरा जो भी आपने मेहनत की है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको पूरा फल मिले आपको, मतलब ठीक है। तो इस तरीके से चलते हैं फिर अब। ओके, तो ऑल द बेस्ट बच्चों एंड थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। बाकी अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपकी बिल्कुल सपोर्ट करूंगा आपको। ओके, बाकी हम पीवाईक्यूज लेके आ ही रहे हैं, तो बाकी हमने कुछ चैप्टर्स के तो पीवाईक्यू करा ही दिए हैं, बाकी और भी कराएंगे अभी। ठीक है, अभी अगला मेरा पीवाईक्यू पीएनसी का आएगा। ठीक है, 1-2 दिन थोड़ा सा तबीयत भी खराब थी तो इस वजह से नहीं कर पाया, बाकी अभी करेंगे। ओके चलो, उस लेकिन मैं आपको पीवाईक्यूज तो सारे करा ही दूंगा, डोंट वरी। तो चलिए फिर मिलते हैं। ओके बाय बाय, टेक केयर।